हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा चैप्टर है 6 पृथ्वी के स्थल रूप। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। यहाँ अनेक प्रकार के स्थल रूप हैं, जिसमें से कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ भाग नीचे और कुछ समतल हैं। जो भी हमें धरातल पर दिखाई देता है वो सब स्थल रूप में आता है, चाहे वह पर्वत है, पठार है या मैदान है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। एक होती है आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी होती है बाह्य प्रक्रिया। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। इस प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। कई सारी परिकल्पनाएं हैं और वैज्ञानिक मान्यताएं, जिसमें माना गया कि पृथ्वी जब निर्मित हुई थी तो ठंडी होने की प्रक्रिया में धीरे धीरे उसका कुछ भाग ऊपर उठाता रह गया, वह पर्वत बना, और नीचे धंसा रह गया, वह मैदान बना। महाद्वीप महासागर का जो हमारा वीडियो है उसमें आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, बाह्य प्रक्रियाएं। स्थल के लगातार टूटने व बनने की प्रक्रिया बाह्य प्रक्रिया है। पृथ्वी सतह का टूट कर घिस जाना अपरदन कहलाता है तथा अपरदन की क्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती है। निक्षेपण की क्रिया द्वारा सतह का फिर से निर्माण होता है। मान लीजिए ये एक पर्वत है, इस पर से नदी बह रही है कंटिन्यू, तो वो इसका इरोजन या अपरदन करेगी और इस अपरदन के साथ वो जो पदार्थ हैं उन्हें लेके जाएगी और इसको धीरे धीरे इसका क्षरण होता जाएगा। और जब ये पदार्थ जाके कहीं अन्यत्र जमा हो जाएंगे तो उसके द्वारा एक सतह का फिर से निर्माण होगा। मान लीजिए गड्ढे में जाके भरते हैं तो गड्ढा भर जाएगा और समतल सतह का निर्माण होगा, और ये कहीं अन्यत्र स्थान पर जमा होते हैं तो ऊंची उठी हुई संरचना भी बन सकती है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये दोनों ही प्रक्रियाएं, आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रियाएं, जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। इस डायग्राम में हम सभी स्थल रूपों को देखेंगे। जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पठार, मैदान, नदियां, वितरिकाएं, झीलें आदि सभी स्थल रूप इस डायग्राम में हमें देखने को मिलेगा, जिन्हें हम आगे क्रमिक रूप से समझेंगे। जैसे जो छोटे शीर्ष और चौड़े आधार के भाग जो होते हैं वो पर्वत कहलाते हैं। सपाट शीर्ष के जो भाग होते हैं वो पठार कहलाते हैं, और धरातल से लगभग समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचा जो भाग होता है वो मैदान कहलाता है। मैदान पर्वतीय क्षेत्रों से विभिन्न नदियां निकलती हैं जो मैदानी क्षेत्रों में आती हैं और इन्हें उपजाऊ बनाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में बहते समय ये तमाम वितरिकाएं बनाती हैं अपनी, इसमें अनेक सहायक नदियां आके मिलती हैं और स्थल रूपों का निर्माण करती हैं। अंत में आके ये सभी समुद्र में मिल जाती हैं, लेकिन उससे पहले ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनकी नदी की गति बहुत मंद हो जाती है अपनी अंतिम अवस्था में। इसी तरह किसी स्थानीय गड्ढे में जल भरने से जो संरचना का निर्माण होता है वह झील कहलाती है। इस तरह ये सभी स्थल रूप हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वत की। यह माउंटेन पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होते हैं। पर्वत का शिखर तो छोटा होता है और आधार कैसा होता है, चौड़ा होता है। हमने देखा है कि पर्वत इस तरह से होते हैं, यानी आधार तो इनका चौड़ा होता है और शिखर संकीर्ण पतला होता है। आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचे होते हैं, यानी हमें दूर से ही दिखाई दे जाते हैं कि पर्वत है। हिमानी, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ पर्वत समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे हवाई द्वीप जो कि प्रशांत महासागर है उस पर पाए जाने वाला मोनाकी पर्वत, और यह 10,025 मीटर गहरा है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं और यहाँ धरातल खड़ी ढाल वाला व कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च रेखीय कृषि होती है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं तो इन्हें एक श्रृंखला कहा जाता है। जैसे अपना हिमालय का बहुत अच्छा उदाहरण है। उसमें क्या, श्रृंखला में क्या होता है, एक पर्वत ये इस तरह से, फिर दूसरा पर्वत है, फिर तीसरा पर्वत है। जब एक क्रम के रूप में हो जाते हैं तो वह श्रृंखला कहलाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर के रूप में फैले होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट हम देखते हैं वलित पर्वत, या जिन्हें फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, जब दो विपरीत तरफ से
जब दो विपरीत दिशा से एक धरातल पर आंतरिक भाग से बल लगता है तो वो जो यहाँ का बीच का भाग होगा जो कभी समतल है वो इस तरह से ऊपर उठ जाता है। जैसे यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इस पर इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, फलस्वरूप क्या हुआ, ये भाग इस तरह से ऊपर उठ गया और ऊपर उठने से क्या बन गया, वलित पर्वत बन गया। भारत में अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये भी बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं भ्रंशोद पर्वत या जिन्हें ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है या ऊर्ध्वाधर विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोद पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ आप इसे साइड के डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें जो ये ऊपर उठा हुआ भाग रहता है ये तो होस्ट या फिर उत्खंड कहलाता है, और जो इस तरह से नीचे धंस जाता है वह क्या कहलाता है, द्रोणिका या ग्राबेन कहलाता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यूरोप की राइन घाटी, वास्चेस पर्वत जो है वो इस पर्वत तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत की। जो पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं वे ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका उद्गार कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है कि ये अपना मैग्मा चेंबर है। धरातल के आंतरिक भागों में मैग्मा उपस्थित रहता है जो सतह पर आने के बाद लावा कहलाता है। जब ये लावा सतह पर आता है तो धीरे 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 इस तरह से जमता जाता है एक के ऊपर एक परत के रूप में, और जब यह ऊंची श्रृंखला हो जाती है, मतलब जब इसका जमाव अधिक हो जाता है तो यह पर्वत का निर्माण ले लेता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा बने हुए पर्वत क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी। नेक्स्ट हम देखते हैं पठार या प्लेट्यू। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। देखिए पर्वत और पठार में मुख्य अंतर क्या है कि पर्वत जो होगा उसका शीर्ष कैसा होता है, संकीर्ण होता है, जबकि हम पठार की बात करें तो वो ऊंचा तो पठार भी होता है लेकिन उसका शीर्ष कैसा होता है, चौरस या सपाट होता है या आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके डाल खड़े होते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं, जैसे भारत का दक्कन का पठार, केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो 4000 से 6000 मीटर ऊंचा है। इन पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार जैसे है उसमें सोने और हीरे के खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है वो। भारत में छोटे नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के विपुल भंडार पाए जाते हैं। पठारों में जलप्रपात भी पाया जाता है, जैसे हम देखेंगे कि छोटा नागपुर पर जो स्वर्ण रेखा नदी है उस पर हुंडरू जलप्रपात है, वहीं कर्नाटक में जोग प्रपात है। लावा पठार पर काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और काली जो मिट्टी होती है वो कपास की कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैदान या प्लेट्यू। ये समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः समुद्री तल से 200 मीटर ऊंचे होते हैं, इससे ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनते हैं। क्लियर। तो मैदान जो होते हैं उनके निर्माण में नदियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि नदियां क्या करती हैं, जब पर्वतों से बहकर आती हैं तो अपने साथ कुछ मलबा लेके आती हैं पर्वतों को अपर्दित करते हुए, और जब वो तीव्र गति के बाद मैदानी क्षेत्र में उतरकर अपनी गति कम करती हैं तो उसे मैदान में बिछा देती हैं, जिससे कि मैदान में उपजाऊ मृदा निर्मित होती है। नदियां पर्वतों के ढाल से नीचे की ओर बहते हुए उन्हें अपर्दित करती हैं। इन अपर्दित पदार्थों को नदी अपने साथ आगे ले जाती है, वह घाटियों में निक्षेपित कर देती है, जिससे मैदानों का निर्माण होता है। मैदान उपजाऊ होते हैं जिस कारण उनमें बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि यहाँ पे खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है, इसलिए मैदानों में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगटीसी कियांग का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। स्थल रूप व लोक। स्थल के अनुसार ही वहां का जनजीवन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जनजीवन मैदानी क्षेत्रों के विपरीत कठिन होता है। एक तरफ मैदान में जहां बाढ़ ज्यादा आती है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं।
विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी अंतर होता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों का रहन सहन पर्वतीय क्षेत्रों के अनुसार होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों का मैदानी क्षेत्रों के अनुसार। परंतु वर्तमान में प्रत्येक स्थल रूप पर वहाँ का मनुष्य अपने अपने तरीके से उसको उपयोग में ला रहा है, जिससे कि वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा या कूड़ा करकट कहें वह बढ़ता जा रहा है, जो उन्हें गंदा कर रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का स्लोगन स्वच्छता की ओर एक कदम है तथा जो इसका लोगो है वह गांधी जी का चश्मा है, जिसमें एक तरफ स्वच्छ लिखा हुआ है, एक तरफ भारत लिखा हुआ है और नीचे उसका स्लोगन लिखा हुआ है। हम सभी को अपने एनवायरनमेंट को या अपनी धरती को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।